बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए सजा दिलवाई गई, जिस तरीके से तेज तरीन इंसाफ दिया गया, उसी तरीके से अब मामलात वापसी की तरफ जा रहे हैं, रिवाइंड हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को अदालतों से एक के बाद एक रिलीफ मिल रहा है। दूसरी जने अडियाला जेल का कैदी है, उसकी साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है। उसे जेल में ही ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। तमाम तर सूरत हाल क्या होगी? इंतखाबात की भी आवाज आ रही है। कहा जा रहा है कि इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मुल्क की माशी सूरत हाल के ऊपर भी जायजा लेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। और जब मैं माशी की बात कर रहा हूं तो मईशत से मेरी मुराद यह है कि मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। केपीके से सामने आया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत जो बताया करती थी कि सोशल मीडिया के जरिए या डिजिटल मीडिया के जरिए किस तरीके से जो है वो लोगों के जहन तब्दील किए जा सकते हैं, और उन्होंने करके देखा है। लेकिन किसके पैसे पे? उन्होंने किया रियासत के पैसे पे, जिसकी वजह से आज केपीके के अंदर सूरत हाल ये है कि वहां तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। बात करेंगे। शौकत पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं। अमीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी, तजियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, स्टार्ट आप ही से कर लेते हैं। जरा थोड़ी सी किक अच्छी लग जाएगी तो शायद गाड़ी तेज चल जाए। नवाज शरीफ साहब को नॉन स्टॉप रिलीफ मिल रहा है, इमरान खान साहब की जमानत मुस्तरद हो जाती है, तो इन दोनों को हम ये समझ सकते हैं कि तारीख का पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया है। यही आज से 5-7 साल पहले मियां साहब के साथ था और खान साहब जो है वो सिस्टम के लाडले थे। तो अब क्या मियां साहब लाडले हो गए हैं, या आपको लगता है कि उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं वो रिकवरी मोड के अंदर हैं और रिकवरी मोड ऐसे ही होती है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि दो सिचुएशन मुख्तलिफ हैं। वो जो पहले वाली सिचुएशन थी वो तो एक प्रोसेस का हिस्सा थी, और वो प्रोसेस यानी पनामा की अगर आप बात कर रहे हैं तो पनामा से पहले 2014 का धरना भी आया था। तो वो एक पूरा प्रोसेस था। उस प्रोसेस में वो 2014 के धरने में मियां साहब बच गए थे। जुडिशल कमीशन बना था 2013 के इलेक्शन को ऑडिट करने के लिए, और फिर जुडिशल कमीशन ने कहा था कि दो द इलेक्शन रिफ्लेक्टेड जनरल विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने उसके बाद फिर पनामा कहीं से टपका, तो पनामा में अकामा पे वो नाहल हो गए, और फिर ये सारे केसेस चलते रहे। इवन उस वक्त भी नैब के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं थे, ना ही 3 साल में नैब उन चीज़ों को प्रूव कर सका। मियां शहबाज शरीफ भी अंदर गए, उसी पीटीआई की हुकूमत में बाहर आए गए। अब ये कहा जाए कि जी नैब काम नहीं कर रहा था और हम तो पूरा काम कर रहे थे, तो जो नैब आज जिस तरह बात कर रहा है, मैं एक चीज़ और भी बात कर दूं कि नैब ने जो प्रूफ थे नैब के साथ तो उन्होंने दे दिए थे ना सारे प्रूफ। यानी जो मियां साहब के खिलाफ अमल जारी रहा एहतसाब अदालत की हद तक, उसके बाद फिर मरीम नवाज शरीफ की ज़मानत हुई, पीटीआई की हुकूमत थी, कैप्टन सफदर की ज़मानत हुई, पीटीआई की हुकूमत थी। मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा, पीटीआई की अपनी हुकूमत ने भेजा। पेंडिंग राइट ऑफ अपील रखा गया जो अब बहाल हुआ है। तो ज्यादती तो मियां साहब के साथ हुई थी उस वक्त, और वो इस हवाले से मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करना चाह रहा। इस हवाले से ज्यादती हुई थी कि उनकी हुकूमत को गिराना ही गिराना था। वो जो एक प्रोसेस चला था उसके मुताबिक मियां साहब को टॉपल ओवर करना ही करना था, जिसका सबसे बड़ा सबूत 2014 के धरने हैं जो इस मुल्क को 126 दिन जिन्होंने ब्लॉक करके रखा था। अभी जो माजी में गलतियां हुई, उस गलती का अजाला एक तरफ तो मियां साहब के हवाले से जो आपने बात की, दूसरा पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ हो, PMLN हो, फौज पे हमले किसी ने नहीं किए इस तरह जाकर जो 9 मई को हुआ, या साइफर भी किसी ने नहीं लहराया। साइफर वाले पहले भी ऐसे मामला चलते रहे। आपको याद है एक मेमो गेट स्कैंडल भी बना था इस मुल्क में। जुल्फकार अली भुट्टो की जब हेयरिंग हो रही थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, भुट्टो शहीद ने खुद कहा था कि मैं मरना तो पसंद करूंगा लेकिन मैं पाकिस्तान के राजों पे बात नहीं करूंगा। अब अगर किसी के नज़दीक ये साइफर राज नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उसकी डिस्क्रिशन है कि किस चीज़ को पब्लिक करना है किस चीज़ को पब्लिक नहीं करना, तो फिर वो कहने वालों की मर्जी है। लेकिन पराचा साहब, आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल स्मूथली हो रहा है? उसके अंदर कहीं पर भी लाडलेपन का तासुर या कहीं पर भी फेवर का तासुर या कहीं पर भी गलती सुधारने का तासुर नहीं है? ये सब कुछ नॉर्मल है मियां साहब के साथ जो हुस्न सलूक है, और खान साहब के साथ जो उनकी जमानत मुस्तरद हुई है? हम क्यों भूलते हैं कि हम कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल। हम क्यों भूलते हैं कि हमारा निज़ाम 100% परफेक्ट नहीं है?
2000 के इलेक्शन थे अमेरिका में, 2000 के, तो जॉर्ज बुश कैसे जीते थे? वो कालों के वोट ही फ्लोरिडा में नहीं गिने गए थे। इंडिया में जिस तरह से ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया में जो कुछ होता है, तो मैं आपसे कहूं कि नहीं, हम एक परफेक्ट सिस्टम है, हमारा निज़ाम बिल्कुल 100% सही है और जो कुछ हो रहा है वो एहदिन सिरातल मुस्तकीम के मुताबिक हो रहा है। तो फिर आप मेरे साथ ज्यादती करेंगे अगर मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं। ठीक है फराजा साहब, इसी बात मैं आपसे मैं जरा अमीर अब्बास साहब से भी सुन लेता हूं। मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक समझ गया। खैर जरूरी तौर पर मैं आपको खींचना चाह रहा हूं कि आप कहें कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है और बाद में लोग कहें कि देखो यार ये इसने क्या बात की है। मैं इसको थोड़ा अमीर अब्बास साहब की तरफ ले चलता हूं। अमीर अब्बास साहब, जिस तरीके से फराजा साहब ने भी कहा कि हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जाहिर है कि जमहूरियत भी उसी तरीके से कमजोर है, आमरीत भी यहाँ मुस्तकिल आती रही, यहाँ हाइब्रिड सिस्टम भी आते रहे, तो लेकिन अब जो मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है ये उनका हक नहीं था? बहुत शुक्रिया जी। एक तो फराजा साहब की इब्तदाई गुफ्तगू मैंने सुन चुका, आवाज नहीं आ रही थी। जो आखिरी जुमले उनके मैंने सुने कि हम उतनी कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं, आप या फराजा साहब या हमारे जैसे जो लोग इंटेलिजेंसिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनका काम है लोगों के सामने चीजों को डाइसेक्ट करके रखना, आपने अगर मुझे लिया या फराजा साहब को लिया या किसी और मोअज़्ज़िज़ साफी दोस्त से राय लेते हैं, तो इसलिए ले रहे हैं ना कि हम लोगों को बता सके कि ये चीज ठीक हो रही है या गलत हो रही है। बिल्कुल, ये तो हमें पता है कि आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है तो किसी एक के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो फिर दूसरे के लिए भी गलत होने दिया जाए, फिर तीसरे के लिए भी गलत होने दिया जाए, पर हम आइडियल बनेंगे कब? 77 साल हो गए हैं भाई, 77 साल। लेकिन अमीर अब्बास साहब, मुझे सुननी चाहिए थी आपकी बात, लेकिन एक लुकमा अगर आपकी इजाजत हो, तो फिर खान साहब की अपनी हुकूमत जो बहुत आइडियल थी, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को आइडियल किस्म के ख्वाब दिखाए थे, उसमें तो इससे भी बुरे हालात थे हर चीज में। किसने कहा वो आइडियल थी? किसने कहा वो आइडियल? उनका दावा था। तो उनका दावा तो उनसे आप कर सकते हैं ना, उनका दावा की तो यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता। कौन कह रहा है वो आइडियल हुकूमत थी? इमरान खान नाकाम तरीन हुक्मरानों में से एक हुक्मरान थे। ऑब्जेक्टिव बात करनी चाहिए ना जनाब। आज उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस ज्यादती का जवाब ये नहीं हो सकता कि मैं पूरा हुक्मरान था। अच्छा, आपको लगता है अमीर भाई, आपको लगता है कि साइफर केस में ज्यादती हो रही है? साइफर इस तरीके से जलसे में लहराना, अगर कोर्ट का वर्डिक्ट पड़े, जलसे में लहराना, उसका सियासी इस्तेमाल करना, उसके ऊपर खेलने की बात करना, उसको गुम कर देना, ये सारा बहुत अच्छा हुआ रियासत के साथ। देखिए, जो सियासतदान है ना, वो कुछ चीजों को इन्फ्लेट कर जाता है। कुछ चीजों को जब वो पब्लिक गैदरिंग में आता है तो वो तजावुज कर जाता है। बात जहां तजावुज हो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये किसका प्रोगेटिव है कि वो ये देखे सिचुएशन कि हाँ ये मामला जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट का है, मुझे पब्लिक में ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। ये फैसला मैं आप और फराजा साहब करेंगे नहीं, लेकिन ये उसको बात चाहिए। अगर उसको ये लग रहा है कि ये मामला मुल्क के खिलाफ उठाया गया, और खुद ये तो बात DGI इख्तियार जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी कि इसके ये जो इंटरवेंशन हुई है ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। लेकिन अमीर भाई, कुछ चीजें क्लासिफाइड होती हैं, कुछ चीजें पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं, लेकिन कुछ क्लासिफाइड होती हैं। कल को मैं एटम बम का नुस्खा पेश कर दूं कौम के सामने कि मेरी कौम छोटे छोटे से बम बना के चलाए, नहीं, ये तो एप्पल और ऑरेंज से कंपैरिजन तो नहीं होता ना। एटम बम का नुस्खा एक राज है। अच्छा, राज की भी डेफिनेशन क्या होगी? ये आज हमने ये यानी जो चीज उसके खिलाफ जा रही है उसको हम राज की डेफिनेशन में डाल देते हैं। ये भी बड़ा अच्छा राज है। वैसे ये राज भी इसके साथ हो गया है कि जो चीज उसको खारिज करने में काम आ सकती है उसको राज की डेफिनेशन में डाल देते हैं। ये राज मेरे भाई एक रिलेटिव टर्म है ना। क्या कोई रियासत का ऐसा इदारा है जो डिटर्मिन तो करेगा पहले कि राज है कि नहीं? आपने एक शख्स पर इल्जाम लगा और उस इल्जाम का जुर्म साबित होने से, यानी वो इल्जाम जुर्म में तब्दील होने से पहले हमने कहा ये मुजरिम, कोई अथॉरिटी कहेगी ना कि जुर्म है कि नहीं। जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ वो तो मुजरिम वाला ट्रीटमेंट हो रहा है, वो मुल्ज़िम वाला ट्रीटमेंट तो नहीं है। जब सीक्रेट ट्रायल किया जा रहा है, सीक्रेट ट्रायल की क्या वजह बनती है भाई? चले उसने जुर्म किया, हम मान लेते हैं कि वो जुर्म है, तो वो जुर्म सीक्रेटली क्यों हो रहा है? अगर वो गद्दार है, अगर वो बागी है, अगर उसने रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाया है, फिर तो उसका ट्रायल जिसका सुप्रीम कोर्ट की लाइव ब्रॉडकास्ट हुई थी वैसे होना चाहिए, ताकि कौम में तो देखे ना
कि इसने कितना नुकसान पहुंचाया मुल्क को, ताकि आने वाली नस्लें सबक सीखे, आने वाली सियासी नस्लें सबक सीखे, जिन्होंने सियासत पे आना है, कि कभी गद्दारी नहीं करनी इमरान खान की तरह, कभी बगावत नहीं करनी। अजीब गद्दार है और बागी है कि उसका ट्रायल आप छुपौती कर रहे हैं। यानी कि साफ शफाफ ट्रायल का हक तो हर किसी को होना चाहिए, और खासतौर पे ऐसे फर्द को जरूर होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हो। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो पराचा साहब आपसे जरा राय लेंगे कि क्या बर्फ पिघल रही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीख लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे फर्द के पास वो चले गए, जैसे इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में है कि जलसे के अंदर जिस बदतमीजी के साथ नाम लिया जाता था उनका, शायद वो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ही देखा गया हो। एक ब्रेक के बाद आते हैं।